हेलो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। अब एक प्रश्न उठता है जी, इज द पार्लियामेंट हैज पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री? क्या पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल के तीन के तहत ये पावर है कि वो इंडिया की कुछ एरिया, कुछ टेरिटरी, कुछ भाग को दूसरी कंट्री को दे दे? हमने पढ़ा आर्टिकल 3 में क्या है, वो हमारी बाउंड्री चेंज कर सकता है पार्लियामेंट। तो क्या इस आर्टिकल के तहत ये पावर भी है कि अपना कोई भाग सीड कर दे दे किसको, किसी दूसरी कंट्री को? तो ये क्वेश्चन आया जी पहली बार, है ना, एग्जामिनेशन में बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया। हुआ क्या ना कि इंडिया ने ये आपका बेरूवरी यूनियन केस में अपना पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया उस समय के पाकिस्तान, मतलब वेस्ट पाकिस्तान को देना था। तो ये क्वेश्चन कोर्ट में चला गया, ये इशू कोर्ट में चला गया। क्या पार्लियामेंट अपने से ऐसे कोई एरिया विदेश कंट्री को दे सकता है? दिस क्वेश्चन केम अप फॉर एग्जामिनेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन ए रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट इन 1960। 1960 में ये वाला मसला किसके पास, कोर्ट के पास चला गया। The decision of the central government to cede part of a territory, है ना, known as, वो बेरूबरी यूनियन था, किसको देना था? बेरूबरी यूनियन किसको देना था? पाकिस्तान को। टू पाकिस्तान लेड टू पॉलिटिकल एजिटेशन। सरकार ने कुछ एरिया पाकिस्तान को दे दिया तो एजिटेशन होने लगा, विरोध होने लगा, कंट्रोवर्सी होगी। तो फिर केस किसके पास चला गया? प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट ने फिर किसकी सलाह ली? जुडिशरी की। सुप्रीम कोर्ट आप बताओ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को देखा और ये निर्णय दिया। द सुप्रीम कोर्ट इन द बेरूबरी यूनियन, जो कि वेस्ट बंगाल का एरिया था, उस केस में ये उसने कहा, क्या कहा? हेल्ड दैट द पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री अंडर आर्टिकल 3। भी पार्लियामेंट अपने से अंडर आर्टिकल 3 के तहत हमारे देश का कुछ भाग दूसरे को नहीं दे सकता। ये बात याद रखना। बेरूबरी यूनियन में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, ठीक है ना। सो टू सीड ए पार्ट ऑफ द टेरिटरी, अपने देश का कोई भाग दूसरे को देने के लिए क्या करना चाहिए? फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड। संविधान में संशोधन की जरूरत है। अंडर आर्टिकल 3 के तहत अपने आप जो केंद्र सरकार है, पार्लियामेंट है, वो नहीं भाग दे सकता किसी दूसरे देश को, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट चाहिए। ऐसे क्वेश्चन प्री में आ जाते हैं। क्या वो इंडिया पार्लियामेंट अपना कुछ एरिया दूसरे देश को दे सकता है अंडर आर्टिकल 3? तो आपने कहना नहीं। अच्छा जी। फिर एक और केस आया इन द 1969। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट नीडेड। कब? टू सेटल ए बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री। जब बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल करना हो ना, तब संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। अगर सीधा सीधा कुछ भाग दूसरी कंट्री को देना है, तब संविधान में संशोधन करके ही आप दे सकते हो। ये बात हुई। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री। बाउंड्री डिस्प्यूट में क्या होता है? आपने कोई ट्रीटी वगैरह साइन की है, रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपने अपना मसला सुलझा लिया। सो इट कैन बी डन बाय एन एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो सरकार अपने से एक्शन लेकर ये काम कर सकती है। इसके लिए संविधान की संशोधन की जरूरत नहीं है। किसके लिए? जब उसने कोई बाउंड्री डिस्प्यूट का सेटलमेंट करना हो। ये बात आगे है। एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटीज। भी आजादी के बाद हमारे देश में डिफरेंट स्टेट कैसे बने, उनकी सीक्वेंस क्या थी, कैसे प्रिंसली स्टेट भारत के साथ जुड़े, ये जब सब चीजें पढ़ेंगे। जब इंडिया पर, भारत पर अंग्रेजों का राज था, उस समय जो ब्रिटिश इंडिया था ना, और आजादी के समय भी जो हमारा इंडिया था, तो उसमें दो प्रकार के स्टेट थे, दो प्रकार के एरिया थे। एक तो वो एरिया जो ब्रिटिश प्रोविंसेस था,
जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली रूल था, और दूसरे थे जी प्रिंसली स्टेट, राजे रजवाड़े, जिन पर राज तो राजे करते थे, पर अल्टीमेटली कंट्रोल किसका होता था? ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिश प्रोविंस डायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है जी। और दूसरा था प्रिंसली स्टेट, दे वर रूल्ड बाय द नेटिव प्रिंसेस, बट द अल्टीमेट कंट्रोल किनके पास था? ब्रिटिश क्राउन के पास। दे वर सब्जेक्टेड टू द पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, तो जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश के अंदर, उनकी पैरामाउंसी के अंदर आते थे ये एरिया, उनकी सरप्रस्ता में। तो ओवरऑल कंट्रोल किसके पास था? ब्रिटिशर के पास ही। तो थोड़ा आप नक्शा देख लीजिए, ये देखिए, जो तो नीले रंग का है वो है प्रिंसली स्टेट ऑफ अजमेर, राजपुताना, ग्वालियर, हैदराबाद, मैसूर, ठीक है जी। ये आपके त्रिपुरा, मणिपुर, है ना। और इधर आपका ये देखिए बहावलपुर। तो जो ये नीले रंग वाले हैं ये क्या है? आपके प्रिंसली स्टेट, और पीले रंग वाला क्या है? आपका ब्रिटिश इंडिया। तो हमारे देश का अधिकतर भाग ब्रिटिश इंडिया के अंदर था, पर प्रिंसली स्टेट, अगर हम संख्या की बात करें तो प्रिंसली स्टेट की संख्या ज्यादा थी। नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर, प्रिंसली स्टेट 552 से भी ज्यादा थे, और जो हमारा अपने स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस हैं, जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर थे, वो 20 के करीब थे। पर चाहे इनकी संख्या 20-25 थी, पर इनका क्या है? एरिया ज्यादा था ब्रिटिश इंडिया वाला। ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा जी, अब क्या हुआ? जब हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लेकर आए, तो उसमें ये बात कही गई, या हम ये कह लो कि कानून ने ये कहा कि हे प्रिंसली स्टेट, जब भारत आजाद हो गया तो आपके पास 3 ऑप्शन है। कौन कौन से? या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, या आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, और अगर चाहो तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, दोनों में किसी को भी ज्वाइन ना करो। अच्छा जी, अब जब भारत आजाद हुआ ना, तो जो तो इंडिया वाला एरिया था, जो एरिया इंडिया वाला था, उसमें क्या थे? 552 प्रिंसली स्टेट थे। कितने? 552। इसमें से सभी ने, मतलब 3 को छोड़कर 549 ने क्या किया? इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। कुछ ज्यादा इन्होंने टालमटोल नहीं किया, विदाउट मच हिंड्रेंस, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी ज्यादा कठिनाई के इन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर दिया। पर जो 3 बचे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन्होंने कहा कि हम इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे। पर कुछ समय बाद इन्होंने भी इंडिया को ज्वाइन कर लिया, या इंडिया ने करवा लिया। कैसे? जो हैदराबाद था वो पुलिस एक्शन के थ्रू इंडिया में आ गया, जो जूनागढ़ था गुजरात साइड, वो रेफरेंडम के थ्रू आ गया, और जो कश्मीर था वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी उन्होंने लेटर साइन किया था। हम भारत के साथ जुड़ जा रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि ये 3 स्टेट कैसे आए थे? हैदराबाद बाय पुलिस एक्शन, जूनागढ़ बाय रेफरेंडम, और कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो कहने का मतलब, इंडियन बाउंड्री में जो सारे रजवाड़े थे वो इंडिया का भाग बन गए। अब बात आती है जी स्टेट की। हुआ गया ना, ये कहानी पहले हम पढ़ लेते हैं। जब भारत आजाद हुआ, आजादी से पहले भी ये बात अक्सर कांग्रेस ने भी कही थी, और ये आम सहमति थी कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज के आधार पर क्या होगा? हमारे प्रांतों का पुनर्गठन होगा, और उस हिसाब से नए प्रांत बनाए जाएंगे। पर हुआ क्या ना कि आजादी के बाद जो हमारे लीडर थे वो इस बात से थोड़ा डर गए कि देखो जी, भी हमारे देश में धर्म के आधार पर पहले ही बंटवारा हो गया, कितना नुकसान हुआ। तो अगर हमने भाषा के आधार पर स्टेट बनाने लग गए तो कहीं हमारा देश और ज्यादा टूट ना जाए, और ज्यादा बिखर ना जाए, कहीं हम कम्युनलिज्म को ना, इन सब चीजों को, ऐसे अलगाववाद को, इनको बढ़ावा ना मिल जाए। तो फिर इन्होंने ना नजरअंदाज किया, भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाने, इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया सरकारों ने। तो हुआ क्या कि पर जनता से डिमांड आ रही थी, बनाओ, काफी डिमांड थी। तो फिर इन्होंने ना कमीशन बनाया, धार कमीशन।
तो आपने ना याद रखना है, पहले बना दार कमीशन, फिर बनी जेवीपी कमेटी और फिर बना फजल अली कमीशन। दार कमीशन ने ना कर दी, लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर स्टेट नहीं बनने चाहिए। जेवीपी ने कमेटी ने भी ना कर दी, पर बाद में मसला बढ़ गया और तीसरी कमेटी जो कि फजल अली वाली कमेटी थी, उसने ये कहा कि हाँ भी भाषा के आधार पर आप स्टेट बना लो। तो फिर जाकर एक्ट आया था, कानून आया था और भारत का भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्निर्माण हुआ था। थोड़ा पढ़ लेते हैं हम कहानी के बाद। अब देखो जी, देयर वर डिमांड्स फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, किसके लिए? फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। हमारे देश के डिफरेंट एरिया से ये आवाज उठ रही थी, डिमांड थी कि भारत का पुनर्गठन हो। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। और ये वाली डिमांड ज्यादा जोर पकड़ रही थी कहां? साउथ इंडिया में। अच्छा जी, फिर गवर्नमेंट ने प्रेशर में आते हुए जनता की भावनाओं को शांत करने के लिए एक कमीशन बनाया, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कौन थे चेयरमैन? एस.के. दार। कब? 1948 में। ठीक है जी, जून में बना और इसने दिसंबर में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कन्वीनियंस के हिसाब से आप रीऑर्गेनाइजेशन करो, ना कि लैंग्वेज के हिसाब से। ठीक है ना? एंड रिजेक्टेड, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्या? द लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए आप क्या है, प्रांतों का पुनर्निर्माण करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को आधार बनाए, ना कि लैंग्वेज को। ठीक है जी, तो इससे जनता खुश नहीं हुई, रिजेंटमेंट आ गई। ठीक, विरोध होने लग गया। ठीक, तो फिर क्या हुआ? सरकार ने विरोध को शांत करने के लिए फिर एक कमेटी बना दी, है ना? ठीक है जी, द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू क्रिएट अनदर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी इन दिसंबर 1948। उसी साल दिसंबर में उन्होंने एक और कमेटी बना दी, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी। तो इसके मेन मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पताबी सीतारमैया। जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पताबी सीतारमैया, इसीलिए इनका नाम, इस कमेटी को जेवीपी कमेटी भी कहते थे। तो इस कमेटी ने भी रिजेक्ट किया क्या? कि लैंग्वेज नहीं होना चाहिए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का आधार। इसने भी क्या किया? रिजेक्ट ही किया। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ ना, साउथ में पोटी श्रीरामुलु, ये नाम याद रखना आपने, पोटी श्रीरामुलु बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने आमरण अनशन रख लिया, फास्ट अनटू डेथ रख लिया कि मैं कुछ अन्न जल नहीं, मतलब भूखा रहूंगा जब तक कि क्या, कि मेरे एरिया के लिए, तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए इनका अलग से स्टेट नहीं बन जाता। ठीक, उसमें ये सारा मद्रास प्रोविंस का हिस्सा था। ठीक है, एम क्या था इसकी भूख हड़ताल का? टू क्रिएट सेपरेट स्टेट फॉर द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज। ये बात हो गई। और जब इन्होंने फास्ट रखा, हंगर स्ट्राइक की, तो 56 डे के बाद ये क्या है, एक्सपायर कर गए। तो इतने बड़े लीडर एक मूवमेंट चला रहे हो और फिर वो उस मूवमेंट के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, भूख हड़ताल रखी और वो एक्सपायर कर गए। जब एक्सपायर कर गए, मसला बढ़ गया। तो फिर क्या था, गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट बाध्य हो गई, फोर्स्ड हो गई, किसके लिए? तेलुगु स्पीकिंग एरिया के लिए स्टेट बनाने के लिए। तो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया, जिसे कहते हैं आंध्रा स्टेट। ठीक है ना? कैसे बनाया? बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम द मद्रास स्टेट। मद्रास स्टेट से तेलुगु स्पीकिंग एरिया अलग करके आंध्रा स्टेट बना दिया। कब? 1953 में। ठीक है जी, अब जब आंध्रा स्टेट बन गया भाषा के आधार पर, तो जो और एरिया के लोग थे वो भी शुरू हो गए भी, हम अपना एरिया भी हम लेकर रहेंगे अलग से। तो फिर मूवमेंट तेज होगी पूरे देश में। द डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस बहुत इंटेंसिफाइड हो गई, मूवमेंट बहुत तेज हो गई। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्रा स्टेट बनने के बाद और एरिया से भी
भाषा के आधार पर नया स्टेट बनाने की डिमांड तेज हो गई। फिर गवर्नमेंट को क्या है, एक और कमीशन बनाना पड़ा डिमांड के मद्देनजर। 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, जिसके चेयरमैन कौन थे, फजल अली। तो 1953 में फजल अली कमीशन बना, 3 मेंबर कमीशन। तो इसके दूसरे और 2 मेंबर कौन से थे, के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू, ये याद रखना आपने। तो 3 मेंबर कौन थे, फजल अली, के.एम. पनिक्कर एंड एच.एन. कुंजरू। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिर इन्होंने कहा कि देखो, इन्होंने 2 साल के अंदर, 2 साल के बाद अपनी रिपोर्ट दे दी। 53 में बना, तो अगले साल 53, 54, 55 में अपनी रिपोर्ट दे दी। तो इन्होंने बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया, ब्रॉडली एक्सेप्ट कर लिया क्या, हाँ जी, लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। आप भाषा को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का बेसिस बना सकते हो। पर इसने रिजेक्ट किया, क्या रिजेक्ट किया, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट थ्योरी को रिजेक्ट किया। 1 लैंग्वेज 1 स्टेट थ्योरी को रिजेक्ट किया, ठीक है जी। तो इन्होंने कहा कि देखो, जब आप रीऑर्गेनाइजेशन करो ना, तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस किसको देनी है, यूनिटी ऑफ इंडिया को। ऐसे नहीं करना कि आपने ऑर्गेनाइजेशन करते करते जो हमारी अलगाववादी है, जो हमारी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है हमारे देश की, उनको बढ़ावा नहीं देना, अपने देश की यूनिटी को फोकस रखना है। ये बात इन्होंने कही। और कुछ मेजर फैक्टर्स थे जो ध्यान में रखने थे, वो कौन से थे, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ये बात होगी, यूनिटी एंड सिक्योरिटी, देश की यूनिटी एंड सिक्योरिटी की प्रिजर्वेशन और स्ट्रेंथनिंग। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, जहां तक हो सके एक ही कल्चर वाले, एक ही भाषा वाले लोगों को एक स्टेट दिया जाए, ठीक है जी। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, इनको भी आपने दिमाग में रखना है। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन को भी दिमाग में रखना है, ठीक। जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उस इंडस्ट्रियल एरिया के जो इंटीग्रेटेड यूनिट है उनको एक जगह रखो तो बढ़िया रहेगा। तो प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ द नेशन एज ए होल, तो जनता की वेलफेयर को भी ध्यान में रखना है। ये मेन चीजें आपने पढ़ लेनी है। क्वेश्चन देखो, जब आपने बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना, जहां पर अगर आपने पढ़ा होगा तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि हाँ भाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सिर्फ लैंग्वेज ही आधार था, तो आपने कहना नहीं, लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज आधार नहीं था, और भी चीजों को फोकस करना था, जिसमें यूनिटी, सिक्योरिटी, लिंग्विस्टिक, कल्चरल होमोजेनिटी, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन और वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये सब माइंड में रखने थे, ठीक है जी। आगे है जी, गवर्नमेंट ने इन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया, कुछ माइनर मॉडिफिकेशन की, पर ओवरऑल एक्सेप्ट कर लिया। फिर इसको कानूनी जमा पहनाने के लिए सरकार कानून लेकर आई, कौन सा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में, ठीक है जी। तो उस हिसाब से प्रांतों का पुनर्गठन किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। आगे है जी, नई स्टेट और ड्यूटी कौन कौन सी बनी, इनकी सीक्वेंस पूछ ली जाती है, एग्जाम में आई हुई है, तो आपको पता होना चाहिए सारी सीक्वेंस, चाहे आपको ना पता हो, आप 2-3 जेड जरूर याद रखो। सबसे पहला कौन से स्टेट बने थे, 72-74 के करीब सिक्किम बना था, 2003 के करीब झारखंड, छत्तीसगढ़, ये आपका उत्तराखंड बने थे। तो इस प्रकार आपने मेजर जरूर याद रखने हैं, ताकि एग्जाम में आप करेक्ट सीक्वेंस को टिक कर सको, ठीक है जी। तो सबसे पहले 1960 में क्या हुआ, ठीक, जो आपका बाइलिंगुअल स्टेट था बॉम्बे स्टेट को तोड़कर उसमें गुजराती पीपल बोलने वाले स्टेट एरिया अलग कर दिया और मराठी बोलने वाला अलग काटकर महाराष्ट्र बना दिया, गुजराती वालों के लिए गुजरात बना लिया, किससे, बॉम्बे स्टेट से, ठीक है जी। डिवाइडिंग द बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है जी। तो महाराष्ट्र वाज क्रिएटेड फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल एंड गुजरात वाज क्रिएटेड फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल, ये बात क्लियर होगी। और 1954 में दादरा एंड नगर हवेली बना दी गई, अपने इंडिया में मिला लिया गया। पहले ये पुर्तगीज के अंदर थी, ये एरिया किसके अंदर था, पुर्तगीज के अंदर, पुर्तगालियों के अंदर था। तो फिर 1954 में हमने अपने
भारत में इसको मिला लिया, ठीक है जी, उनसे आजाद करा लिया। इसी प्रकार गोवा, दमन एंड दीव थे, ठीक, ये भी पुर्तगीज के अंडर थे। तो हमने 1961 में पुलिस एक्शन के द्वारा इंडिया ने इनको अक्वायर कर लिया। और बाद में 1987 में क्या है, गोवा को यूटी बना दिया गया। तो आपने वहां एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, गोवा पहले यूटी था, बाद में उसको 1987 में स्टेटहुड दी गई, ठीक है जी। उसी प्रकार पुडुचेरी, पौंडीचेरी, इसके ऊपर फ्रांस का कंट्रोल था, तो पर फ्रांस वालों ने जाते हुए ये वाला एरिया इंडिया को हैंड ओवर कर दिया, खुद से दे दिया। जहां पर हमने कोई पुलिस या कोई और फोर्स का यूज नहीं किया, फ्रांस ने हमको सीधा सीधा खुद ही हैंड ओवर कर दिया 1954 में ही, जल्दी ही। इसी प्रकार जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में रीजन था, नागा हिल वाला रीजन, तो वहां पर भी नागा लोगों की अपनी डिमांड थी। टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ नागास, नागा लोगों की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए द स्टेट ऑफ नागालैंड वाज फॉर्म्ड बाय टेकिंग द नागा हिल्स एंड यूमसांग एरिया आउट ऑफ द स्टेट ऑफ असम। असम के यूमसांग एरिया और नागा हिल को जोड़कर नागालैंड बना दिया गया, ठीक, कब, 1963 में, ठीक। तो ये बन गए जी। उसी प्रकार जो पंजाब है, पंजाब में से हिंदी बेल्ट वाला एरिया काटकर हरियाणा बना दिया और पंजाबी वाला एरिया पंजाब बना दिया, आज का पंजाब। और जो पहाड़ी एरिया था पंजाब का, वो पंजाब से काटकर यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में ऐड कर दिया गया। इन 1966 द स्टेट ऑफ पंजाब वाज बाइफरकेटेड, ठीक, यहाँ बाई नहीं है, यहाँ है ट्राइफरकेटेड है, ठीक। तो इसको चलो रहने दो, थोड़ी हिस्ट्री टाइप पढ़ते हैं। हुआ क्या ना, अकाली दल अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह, अकाली दल डिमांड कर रहा था कि हमको पंजाबी सूबा दे दो, सिख होमलैंड बेसिकली उनका एम था, पंजाबी एरिया बोलने वाला पंजाबी सूबा दे दो। ये बात समझना है आपने कि पंजाब में 60% हिंदू थे पुराने पंजाब में, 40% सिख थे। पर जब वो नया पंजाब बना काट के, तो उसमें उल्टा हो गया, 40% हिंदू और 60% सिख मेजॉरिटी हो गई। तो फिर शाह कमीशन बना, शाह कमीशन ने यही रिकमेंड किया कि हाँ भाई पंजाब को ट्राइफरकेट कर दो। 1966 में पंजाब 3 हिस्सों में बांट दिया गया, एक तो आज का पंजाब जहां पर पंजाबी बोली जाती थी, एक हरियाणा जहां पर हरियाणवी बोली जाती थी, जो कि डायलेक्ट है हिंदी की, डायलेक्ट मतलब उपभाषा। और हिल एरिया थे जो पहाड़ी एरिया पंजाब के, उनको पंजाब से काटकर यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में ऐड कर दिया गया, ठीक है जी। और बाद में 1971 में जो यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश था उसको स्टेट का स्टेटस दे दिया गया। 66 में उसके साथ पंजाब वाला एरिया ऐड हुआ, पहाड़ी एरिया, और बाद में कुछ सालों बाद, 4-5 साल बाद इसको भी स्टेट का दर्जा मिल गया। तो इसका मतलब 66 में क्या बना, हरियाणा और पंजाब, आज का पंजाब। हरियाणा कब बना, 66 में, 1966 में। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं जी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जी, नमस्कार।